नमस्कार। मेरा नाम है आयुष और मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी अच्छे नंबर लाने और टॉप करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहला पॉइंट है साफ़ लिखो। साफ़ लिखो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। साफ़ लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है वो एग्ज़ाम लिख के आ जाता है अपना, फिर जब उसकी कॉपी चेक होने को जाती है, जिस टीचर के पास जाती है, तो वो पहले तो आपको जानता नहीं ये कौन बच्चा है, किसने भेजी है, कैसा पढ़ने वाला है, कैसा नहीं पढ़ता, अच्छा पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो उनको कुछ पता नहीं रहता नहीं है। अब वो देखते हैं कि बेकार राइटिंग है बच्चे की, तो वो पहले अपने दिमाग में एक ऐसी मैंटेलिटी बना के चलते हैं कि पूर्वाग्रह कह सकते हैं इसको, पूर्वाग्रह ऐसे बना के चलते हैं कि इस बच्चे की राइटिंग काफ़ी ख़राब है, इसने ख़राब लिखा होगा, या कुछ भी इसमें माथापेची बहुत होएगी, तो दिमाग हमारा ज़्यादा खर्च होएगा, इसकी लास्ट में चेक करूँगा। ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और कभी कभी तो टीचर्स बेकार राइटिंग वालों के तो कोई पढ़ता भी नहीं है, ऐसी भी नौबत आ जाती है कभी कभी। बट ऐसे टीचर कम होते हैं, लेकिन हैं अभी भी, ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गए हैं सारे टीचर, ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी नहीं हैं, खबर ख़राब राइटिंग देख के वो एकदम इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा दो लाइन पढ़ते हैं, वो सोचते हैं अरे इस बच्चे की राइटिंग ही ख़राब है, इसने लिखा क्या, वो उनकी मैंटेलिटी है, वो ऐसी सोच के चलते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है साफ़ लिखना। आई होप आप समझ गए होगे इम्पोर्टेंट क्यों है साफ़ लिखना। सेकंड पॉइंट है हमारा, जो राइट साइड में जो राइट साइड का स्पेस होता है ना, उस पर आपको लाइन खींचनी है। और जब कोई क्वेश्चन हो जाए, जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो उसके 4-5 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है। और जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो उन दोनों के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ब्लैक पेन से। मैं आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ, आपको तब आई थिंक और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये है, पहले तो हमें आंसर शीट मिलेगी, तो हमें सबसे पहले उसमें लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर राइट साइड पे लाइन खींचते हुए जाना है। यहाँ पर हमें ब्लैंक ही छोड़ना है, यहाँ इतने तक लिखना है आंसर, और इसके आगे नहीं लेके जाना है, ब्लैंक ही छोड़ना है। ये काफ़ी कभी मैथ्स वैस जैसे साइंस वाइंस सब्जेक्ट्स में काफ़ी काम आ जाता है, पर रफ काम कर लो वैसे भी काम आता है। लेकिन जो थ्योरी वाले होते हैं उनमें तो इतना काम नहीं आता, लेकिन ये नीट एंड क्लीन के लिए सही लगता है, इसलिए इसको यहाँ तक ही करें, यहाँ लाइन खींचो और यहीं तक ही लिखें, ये स्पेस खाली है रहने दें। सो मैंने आपको जो बताया था बीच वाली इतनी लाइन छोड़ना है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे हमारे फ़ोन नंबर क्वेश्चन है और ये है 5 नंबर क्वेश्चन, ये फ़ोन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर एंड हो के हमने ऐसे 5 लाइन छोड़ दी बीच में, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 लाइन छोड़ दी। और जब फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये यहाँ ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे करके हम पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जब टाइम बच जाए तब आपको ये लाइन खींचनी है। अगर आपके पास टाइम हो जाए, आपने देख लिया, पूरा रीचेक कर लिया अपने पेपर को कि अरे हाँ मेरा सब सही है, तब उसके बाद जाके लाइन खींचना। ही नहीं कि आप पहली लाइन खींचने लग जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पहली लाइन खींचने लग जाते हैं तो हमारा पेपर छूट जाता है, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है बच्चों के पास ये सब करने का। इसलिए इसको एंड के लिए रखना, लेकिन जो स्पेस है ये तो छोड़ते हुए चलना। ये जो लेकिन लाइन है ये एंड के लिए रखना, जब टाइम बच जाए आपके पास तब इसका इस्तेमाल करना, तब ब्लैक पेन से एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देना, जिससे एकदम सिंपल हो जाता है टीचर को भी पहचानना कि यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसने ब्लैक ब्लैक लाइन मार दी है, इसके बाद कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऐसे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लेफ़्ट साइड में छोड़ी हुई जगह से बाहर क्वेश्चन को लिखें। अब मैं आपको इसको भी फ़ोटो में दिखाता हूँ, आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है, ये जगह होती है हमारी क्वेश्चन वोश्चन कुछ भी लिखने के लिए, एनीथिंग कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर इतनी जगह हमेशा छोड़ी हुई होती है लिखने के लिए। आप इसको यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर ना लिखें। अब मैं बताता हूँ क्यों ना लिखें, पहले आप सुन लें कि यहाँ क्वेश्चन और आंसर यहाँ ना लिखें, उसके बदले आप यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर, और यहाँ बीच में भी लिख सकते हो। पहले जैसे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ से उसका आंसर स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख देना, यहाँ छोड़ के यहाँ लिखना, यहाँ लिखना क्वेश्चन नंबर 1 और उसका उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाता हूँ। ये हो गई, देखो ऐसा हो जाता है। पहले तो हमारी होती है शीट काफ़ी मोटी, बोर्ड की शीट होती है काफ़ी मोटी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टीचर होता है वो तो जल्दीबाजी में चेक कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे कभी शीट ऐसे मुड़ी हुई हो रह जाती है, जिससे वो क्वेश्चन पूरा दिख नहीं पाता है कि यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा है। ये तो फिर भी यहाँ एक तो दिख रहा है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ तक वो पन्ना होता है दिख ही नहीं पाता है, बस सर को यहाँ पर ब्लू ब्लू रंग का पेन दिखता है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर आंसर ही चल रहा है, इसका कंटिन्यू चल रहा है, वो समझ ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि कंटिन्यू इसका आंसर चल रहा है। तो ऐसे में कभी कभार, ज़्यादा चांसेस तो बहुत कम होते हैं इसके चांसेस, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के साथ ये सब चीज़ें।
सो कभी कभार सर उस कंटिन्यू सोचते हैं वो कंटिन्यू क्वेश्चन चला ही जा रहा है, तो उसको यहाँ पर टिक मार देते हैं, ये ना देख के कि ये कोई दूसरा आंसर स्टार्ट हो चुका है। वो सोचते हैं वही कंटिन्यू चल रहा है, तो वो यहाँ टिक मारते हुए चले जाते हैं। तो इस चक्कर में उस बच्चे के जो यहाँ क्वेश्चन किया हुआ होता है उसके तो नंबर मिलते ही नहीं है उसको। वो जो पहले वाला क्वेश्चन चल रहा होता है सर उसी के नंबर दे देते हैं उसको, ये वाले जो क्वेश्चन है इसका नंबर मिस हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ लिखना हो ना आपको क्वेश्चन, उसके बदले आप यहाँ लिखो या सेंटर पे लिख लो। सेंटर पे लिखोगे तो बहुत ही जल्दी हाईलाइट हो जाएगा, बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ऐसे करके लिख के चलो। या यहाँ भी लिखो, यहाँ भी हो ही जाता है, क्योंकि इतना तो कभी मुड़ते हैं नहीं पेज, इतने तक ही मुड़ पाते हैं। सो इसलिए यहाँ लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अपने। सो ये है गलत, मतलब जैसे हमने कुछ लिख दिया, ये वाला पॉइंट है। जैसे हमने कुछ लिख दिया और हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या हमने कुछ वर्ड ही पूरा गलत लिख दिया, कुछ भी हो जाए, तो आप उसको कभी काटो मत, क्योंकि जब काटते हो ना तो वो हाईलाइट हो जाता है। एग्ज़ाम में जैसे आपने कोई आंसर लिख दिया, उसमें आपकी एक गलती हो गई, तो उसको तो बिल्कुल ही मत काटो, उसको कंटिन्यू करते रहो बिना कुछ हाथ पेन वैन लगाए, एकदम उसको कंटिन्यू करो ना, उसको डार्क करो कि नहीं कुछ गलती हो गया तो उसको सही करने के लिए कई बार बच्चे कर देते हैं कि उसी पे 2-3 बार पेन चला के उसको शब्द को सही कर लेते हैं। ऐसा तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब टीचर जो चेक करता है ना तो उसको जैसी कोई हाईलाइट चीज़ दिखती है उस पर नज़र काफ़ी जल्दी चली जाती है टीचरों की। तो कुछ दिखेगा, कटिंग वटिंग दिखेंगी तो उसकी जल्दी से नज़र चल जाएगी। अब एक जैसी चीज़ें ही जा रही होगी तो किसकी नज़र जाएगी, अचानक से बीच में कुछ अलग चीज़ दिखाई देगी तो नज़र तो पड़ेगी ना। इसलिए कह रहा हूँ जब भी कुछ गलत हो तो काटो मत। जैसी कोई बच्चा है उसने पूरे आंसर शीट में ही कम से कम 1-2 मिस्टेक की है, तो उसको तो बिल्कुल ही मत काटो, एकदम इग्नोर करते जाओ। सो इनको बिल्कुल मत काटो आप, जो भी गलती हो छोड़ दो उनको, वैसे का वैसे ही रहने दो बिना कुछ काटे। या तो हो सके एकदम ही वर्ड गलत चले गया हो तो उसको बिना काटे उसी के आगे सही वर्ड लिख दो, मतलब उसी के आगे करके कंटिन्यू करते करते सही वर्ड लिख दो, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, काटो मत, नहीं तो नज़र जल्दी पड़ जाती है। अब हमारा 5वां पॉइंट है वो है अंडरलाइन करने वाला। सो 5वां पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कोई हम आंसर लिखते हैं उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, हर आंसर में की पॉइंट्स होते हैं जो एकदम ही जैसे कोई टीचर देखेगा वो अगर उसने उस की पॉइंट को देख लिया तो वो समझ जाएगा आंसर पूरा सही है। इसलिए जो भी कोई कीवर्ड्स होते हैं ना उनको हमेशा अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए कुछ भी हो उनको अंडरलाइन ज़रूर करो कि सर को जल्दी से पता चल जाए इसका आंसर क्या है। क्योंकि कभी कभी हमें बहुत राम कथा लिखनी पड़ती है, उसमें छोटा सा आंसर होता है लेकिन राम कथा उसके बारे में पूरा लिखना पड़ता है और आंसर होता है एकदम छोटा सा। इसलिए जो आंसर है उसको एकदम हाईलाइट कर दो, जो एकदम की पॉइंट है जिसको देखते ही सर को पता चल जाए कि हाँ ये आंसर सही है एकदम, ऐसे पॉइंट्सों को हाईलाइट करा जाता है। सो अब ये हमारा जो 6वां पॉइंट है ये क्या कहता है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में लिखो। मतलब जैसे हमने कोई सा भी क्वेश्चन कोई पूछता है एग्ज़ाम में, कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसी के बारे में लिखो, उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखो, उस टॉपिक से बाहर कभी मत जाओ। पूछा कुछ और लिख के आ गए तो आपके हमेशा पक्का नंबर कटेंगे। इसलिए जो पूछा है बस उसी के बारे में लिखो और उतना ही लिखो, उससे बाहर कभी मत जाओ उस टॉपिक से। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब 7वां पॉइंट है हमारा वर्ड लिमिट और टाइम। देखो वर्ड लिमिट तो फिर भी थोड़ा इग्नोर कर ली जाती है, जैसे आपने लिख दिए 20-30 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए, 80 वर्ड्स थे उसमें 20-30 वर्ड्स आपने एक्स्ट्रा लिख दिए तो भी चल जाता है, इतना कुछ वो नहीं होता कि अरे इसने 20-30 कैसे लिख दिए, इसको 80 लिखने के लिए दिए थे तो इसने एक्स्ट्रा कैसे लिख दिया, नंबर काटो, ऐसा कुछ नहीं होता, 20-30 लिखोगे चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसमें 80 वर्ड्स लिखा होता है, बच्चा सीधे पहुंच जाता है 300-400 वर्ड, वो पड़ जाती है उसके लिए थोड़ी मुसीबत, क्योंकि वो लिख रहा है एक्स्ट्रा, उसको मिलने नंबर उतने ही हैं 4, उससे उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और जैसे कई दूसरे क्वेश्चनों में उसने कम लिख दिया तो वहाँ तो उसका नुकसान हो गया, क्योंकि उसने वह पहले वाले क्वेश्चन में ही जहाँ उसको 80 लिखने थे उसने वहाँ 300 भर दिए, और जहाँ उसको 300 लिखने थे वहाँ उसने 80 लिख दिए, इससे उसका टाइम बर्बाद होता है काफ़ी। इसलिए वर्ड लिमिट देखना काफ़ी ज़रूरी है, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखो तो ही अच्छा है। कम भी लिख दोगे तो भी इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कम का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे 70-80 वर्ड कम लिख दिया, ऐसा नहीं, मतलब 1-2 वर्ड या 5-10 वर्ड कम भी हो जाते फिर भी इतना कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कोई गिनने बैठता नहीं है और कितने शब्द लिखे हैं कितने नहीं लिखे, वो एक अंदाज़न लगाते हैं कि 80 नंबर का है तो इसमें 1 पेज हो जाएगा, या किसी बच्चे के 2 पेज में 80 वर्ड होते हैं, किसी के आधे पेज में 80 वर्ड हो जाते हैं। सबके ऊपर अपने अपने डिपेंड होता है कि कौन कितना लिखता है, कैसे लिखता है, कोई बड़े अक्षर लिखता है कोई छोटे लिखता है।
देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं चलता कि वर्ड लिमिट का कुछ अंदाज़ा नहीं लगता, वो बस लिख के आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक अंदाज़ा लगाना है। इस अंदाज़ा लगाने के लिए आप बुक डिपो जाओ, वहाँ से जाके बुक डिपो जाओगे, वहाँ से जाके कोई आंसर शीट्स ले लो, वहाँ जाओ, उससे आंसर शीट जब ले लोगे फिर वो घर लेके आओ और उसमें प्रैक्टिस करो। घर में बैठ के उसमें प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आप एक लाइन में, 2 लाइन में, 10 लाइन में, 8 लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हो। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने वर्ड्स लिखते हो। वो अंदाज़ा जब कितने वर्ड्स एक लाइन में लिख रहे हो, एक पन्ने में कितने वर्ड्स लिख रहे हो, ये सब पूरा अंदाज़ा आपको वहीं हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट की आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसे अंदाज़ा ना हो रहा, तो उसके लिए वो जाके बुक डिपो से आंसर शीट लेके आ जाए, वहाँ से उसमें प्रैक्टिस करे डेली घर में बैठ के। सो सेकंड पॉइंट है हमारे इसमें ही, ये है टाइम। हमें टाइम को बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब भी कहीं एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ घड़ी ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि जब भी हम घड़ी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतना टाइम बाकी है, तो हम इतनी स्पीड से लिखें तो भी चल जाएगा, और या तो बहुत कम टाइम बाकी है तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। घड़ी से एक हमारा ये फ़ायदा हो जाता है, ये नहीं कि हम बस लिखे ही जा रहे हैं, हमें कुछ टाइम का कुछ पता ही नहीं है, लिखे जा रहे हैं और फिर एंड में पता चलता है बेल बज गई, ख़त्म हो गया पेपर और हमारे 4 क्वेश्चन बच गए। इसलिए टाइम रहता है तो उससे एक हिसाब पता रहता है कि अरे अभी इतना टाइम बचा हुआ है तो आराम से लिखो, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से लिखो। अरे भाई थोड़ा सा टाइम बचा है, अब तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए घड़ी ले जाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में जाओ तो घड़ी लेके जाओ। वैसे कई कई जगह तो अलाउड, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं कहीं अलाउड नहीं होता। जहाँ मैं देने गया था वहाँ भी अलाउड नहीं थी घड़ी, तो लेकिन उन्होंने क्लासरूम में लगा रखी थी घड़ी, तो वहाँ से मुझे दिख जाता था। इसलिए पहले से ही लेके चलो, अगर वहाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई अपनी घड़ी साथ में लेके चलो। इसलिए हमेशा टाइम का ध्यान रखो, टाइम का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कितनी देर में मैं कितने आंसर लिख देता हूँ। हमेशा देख के चलो, एक जो 8 नंबर का क्वेश्चन है मैं कितने मिनट में लिख रहा हूँ, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को टाइम देते हुए चला करोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें मुझे इतना टाइम लगाना, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल बर्बाद नहीं करना टाइम। अगर आप कोई आंसर शीट लेके आते हो तो उससे आपको घर पे ही बैठे ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप 2 घंटे लेके बैठो, जितने भी घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा उतने घंटे लेके बैठो, उस आंसर शीट में लिख के देखो, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने घंटे में कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा हूँ, कितने लिख रहा हूँ, कितने आराम से लिख रहा हूँ या तेज़ी में लिख रहा हूँ। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो ना, तो एक आपकी परफेक्ट स्पीड बैठ जाएगी कि उस 2 घंटे में आप अच्छी राइटिंग में भी लिख पाओगे, अच्छे से भी लिख पाओगे। ऐसे आपकी पूरी एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपको एकदम परफेक्ट। सो इसलिए आप टाइम को देखते हुए चलें एग्ज़ाम के समय पे। अभी हमारा आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारे पेपर में 3 या 4 खंड होते हैं, क ख ग घ ण, ऐसे करके 3-4 खंड होते हैं। उस खंड में किसी भी एक खंड का, किसी भी कोई सा भी वो खंड हो, चाहे पहला खंड हो, दूसरा खंड हो, तीसरा खंड हो, चौथा खंड हो, कोई से भी खंड का ऐसा आपको एक क्वेश्चन ढूंढना है जो सबसे बेस्ट हो, जिसका आंसर आप ऐसे लिखो कि टीचर बिल्कुल भी आपका एक नंबर ना काट सके। ऐसा आपको एक आंसर ढूंढना है। अब वो कोई से भी खंड का हो, पहले दूसरे तीसरे किसी भी खंड का आपको, लेकिन एक ऐसा आंसर ढूंढना है जो सबसे बेस्ट हो। क्योंकि जब टीचर के पास जाएगा आपकी कॉपी, तो आप पहले उसमें आप ऐसे गलत क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, मतलब जिसमें कुछ आपको ढंग से ना याद था ना कुछ पता था उसके बारे में, उसमें आप ऐसे गलत लिख के आ जाओगे, तो इम्प्रेशन आपका काफ़ी बेकार जाएगा। इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन रखो जो सबसे बेस्ट हो आपका, सबसे पहले पन्ने पे ही सबसे बेस्ट, क्योंकि वहाँ हमारी राइटिंग भी सबसे पहले पे तो अच्छी होती है, तो उसमें आपका बेस्ट क्वेश्चन भी होगा, तो आपका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मैम पे। और काफ़ी सारी स्कूल्स की मैम होती है, वो ऐसे कहती है कि सीक्वेंस वाइज चलो, मतलब लाइन वाइज चलो एकदम। पहला खंड है तो पहले खंड में चलो, फिर दूसरा खंड है फिर दूसरा खंड करो, फिर तीसरा खंड है तीसरा खंड करो, ऐसे कहती है। बट ये कंपलसरी नहीं है, आपको जोन सा मन हो उस खंड से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ये बात ध्यान रखने वाली ये है, कोई से भी खंड का जैसे उठाते हो आप, का खंड का क्वेश्चन उठा लिया आपने 4th, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सीधे ख खंड में चले जाओ। आप ऐसे डायरेक्ट खोद नहीं सकते दूसरे खंड में, लेकिन जिस खंड के आपने क्वेश्चन पहला किया है तो उसी खंड के क्वेश्चन आप पूरे करोगे। आपने 4th क्वेश्चन किया है खंड का, तो उसमें से आप सेकंड करोगे उसका, फिर फर्स्ट करोगे, फिर थर्ड करोगे, ऐसे ही करके उस पूरे खंड का कंप्लीट करोगे। आप छोड़ के दूसरे खंड में डायरेक्ट नहीं खोद सकते जब तक एक खंड के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। ये कभी मत करना कि ख खंड का किया फिर सीधे ख क खंड के किसी क्वेश्चन पे चले, ऐसे खंड यूं यूं मत करना।
यूँ करने में फिर टीचर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। जब वो मार्क्स दे तो उन्हें डिवाइड कर रखे होते हैं सेक्शन कि ये ए है, इसमें इतने इतने क्वेश्चन है, इसमें इतने इतने नंबर देने, ये बी है, उसमें इसको इतने 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 हैं, इसमें इतने इतने नंबर देने, ये सी है, ऐसे ऐसे करके डिवाइड होते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो आगे पीछे ढूंढते रह जाएंगे कि इस खंड का इसने इस शीट में आंसर दिया था, इसमें मैंने इसको कितने नंबर दिए, उसमें कितने दिए, ऐसे तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए जब किसी एक खंड का करो तो लगातार उसी खंड के क्वेश्चन करो। आई थिंक आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9th। ये काफ़ी ज़रूरी है, मेरे साथ भी हो गया था तो इसलिए ज़रूरी है। जल्दीबाजी कभी भी ना करें। एग्ज़ाम में जाओ तो आराम से बैठो, तसल्ली से, एकदम शांत हो गई। यूँ सोचो कि एकदम अच्छा पेपर जाएगा, मुझे सब आता है, मैं बहुत अच्छा पेपर दूंगा। नेगेटिव मत सोचो कि नहीं यार आज कैसा होगा, मुझे डर लग रहा कहीं हार्ड ना आ जाए, ये कभी सोचो मत। एकदम खुले दिल से जाओ, आराम से, कोई भी जल्दीबाजी मत करो। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको ध्यान से पढ़ो, एकदम नहीं कि जल्दीबाजी में। मेरे साथ ऐसा हो गया था एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। मैंने देखा पेपर, मैंने कहा वाह यार ये तो कितना आसान है। मैं यूँ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों को जब कोई देखता है कि अरे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो सारे ही आसान है, मैं सारे ही कर दूंगा। तो ऐसे मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए, उन पे मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, तो उस चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी ना करें, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसमें पूछा क्या गया है। कभी कभी लिखा कुछ होता है और एंड में जाके कुछ ऐसी चीज़ अलग हो जाती है, हम सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ रखा है, अरे इसका यही आंसर है, लेकिन वो लास्ट में कुछ और चीज़ पूछ ली जाती है। इसलिए पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यानी कि स्टार्टिंग की लाइन पढ़ ली, 3-4 अरे ये क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, बस ऐसे नहीं, उसको पूरा ध्यान से पढ़ो, पूरे अच्छे से। सो 10th पॉइंट है हमारा। 10th पॉइंट है जो क्वेश्चन हो जाए उस पर निशान मार दो। इससे आपको ये याद रहता है कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन हो गया, मैंने आंसर शीट में लिख दिया है, मैंने ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए जो भी हो जाए उन पे टिक मारते चलो। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11th कि जो हमें 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के, उस पे आप जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके जो आंसर है उन पे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, कि जिसमें टीचर को भी ना दिखे ऐसा निशान मारते चलो। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हम पेन नहीं चला सकते, इसलिए उस पर थोड़ी थोड़ी निशान मारते चला करो। जो एमसीक्यू होते हैं ना, मैंने भी ऐसे किए थे कि थोड़े थोड़े निशान मार देता है, इससे काफ़ी आसानी होती है। जब रीडिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है, जब आंसर शीट मिलती है, उस पर लिखने में बहुत जल्दी जल्दी लिखा जाता है। जैसे ही मैंने ख पे निशान मार रखा तो डायरेक्ट मैं सीधे ख पे पढ़ूंगा, सीधे खा का आंसर देखूंगा और उसको लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ये नहीं कि मुझे पढ़ना पड़े सारे के सारे ऑप्शन दोबारा। सो ये है हमारा 12th पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको कह रहा था ना कि सारे क्वेश्चंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए। कुछ भी गलत भी लिखो लेकिन लिख के आओ। कोई क्वेश्चन है उसके आंसर आपको करेक्ट नहीं पता, बट उस टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ लिख के आओ, कुछ तो शब्द होगा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ पता ही न चल रहा है कहाँ से आ रहा है, कि कौन सा चैप्टर, कुछ तो पता होगा उसके बारे में। आपको जो पता है उसके बारे में लिख के आओ और एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ। क्यों नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि इसके 1 मार्क्स होते हैं पूरे अटैम्प्ट करने के। जो बच्चा पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है उसको 1 मार्क्स मिलते हैं, जो एक क्वेश्चन छोड़ता है उसके 1 मार्क्स भी कटते हैं, ऊपर से जो क्वेश्चन छोड़ा है उसके तो कटेंगे ही कटेंगे और 1 मार्क्स भी कटेंगे। इसलिए जो भी आंसर है, जैसे भी आंसर है, आपको सारे अटैम्प्ट करके आने हैं और अपना बेस्ट दे के आना है। ये है 13 पॉइंट। तो हमारा 13 पॉइंट है, ये थ्योरी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के जो भी एग्ज़ाम हो उनमें हमेशा पॉइंट्स और हेडिंग बना के चलो। या तो पॉइंट्स में लिखो आंसर, या तो हेडिंग में लिखो, वो आपके ऊपर। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट लिखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट लिखो। ऐसी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 हेडिंग बनाओ, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 हेडिंग बनाओ। और हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग भी होती है, तो वो आपको देखते हुए चलना है कैसे आपको बनाना है, कैसे नहीं करना। और हमेशा ये बात याद रखना, जैसे आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपने 4 पॉइंट लिख दिए हैं, तो उनमें 2 या 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलो। हमेशा ये बात याद रखना, क्योंकि कभी बाय चांस टीचर को आपका 1 या 2 कोई पॉइंट सही नहीं लगा, उनने कहा यार ये तो गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, और फिर वो नीचे दिखेंगे, उनको वो सही लगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चला करो। हेडिंगों में भी यही सेम है, हेडिंग भी एक्स्ट्रा लेके चलो, ये दोनों एक्स्ट्रा लेके चला करो। कभी ये नहीं कि 4 पॉइंट 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट ही लिखो,
हाँ, अगर आपको अपने ऊपर पूरा 100% श्योर हो कि ये 4 पॉइंट मैम गलत कर ही नहीं सकती है, एकदम ही सही है, तो एक्स्ट्रा लिखना क्यों है, मत लिखो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि अरे यार ये मैम को शायद पॉइंट समझ ना आए, या ये जो चेकर होगा उनको ये पॉइंट समझ ना आए, या उनको ये गलत लगे, इसलिए इस बहाने एक्स्ट्रा लेके चलो। इससे ये भी रहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हो तो इम्प्रेशन और पड़ता है कि ये बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, इसको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा 14 पॉइंट है इसमें बता रखा है कि हमें डायग्राम से अपने आंसर को समझाना है। डायग्राम काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, कोई चेकर होता है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। मैंने भी अपने टाइम पे जब मेरी बोर्ड क्लास थी, मैंने उसमें सारे पेपरों में डायग्राम बनाए हैं। कोई सा ऐसा पेपर नहीं है जिसमें मैंने डायग्राम ना बनाया, और ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है टीचरों पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायग्राम कैसे बना सकते हो। इमेज दिखा देता हूँ आपको कुछ। देखो, ये जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला मैंने काफ़ी यूज़ किया था अपने एग्ज़ामों में। मैं यहाँ पर कुछ भी हेडिंग लिख देता, उसके इतने प्रकार हैं, फिर ये 3 दिखा देता था बॉक्स में, ये उसके प्रकार है। ऐसे करके मैंने ये वाला डायग्राम काफ़ी बनाया अपने एग्ज़ाम टाइम पे। मैंने ये वाला डायग्राम भी बनाया क्योंकि ये काफ़ी इजी हैं। ये दोनों है ना, ये काफ़ी इजी है। वैसे मैंने 3 डायग्राम बनाए ज़्यादातर पेपरों में, ये दोनों ही काफ़ी इजी हैं। अब ये मत समझने लग जाना कि पूरा एकदम इतना अच्छे से बनाने की कोशिश करो, इतनी अच्छे से बनाने की कोशिश मत करना बिल्कुल। पहले आप तो ये सब नाम वाम लिख देना, ये सब ऐसे यहाँ यहाँ करके, जैसे इतने प्रकार होते हैं इसके, यूँ यूँ करके लिख देना तीनों में, ठीक है। ये सब लास्ट में करना आपको, जो ये लाइनें खींचनी है ना, ये सब आपको लास्ट में करना, अगर टाइम बचे तो करना है। थोड़ा कम टाइम हो तो सीधे यूँ कर देना, यहाँ से लाइन खींच के इसमें टच कर देना, यहाँ से लाइन खींच के इस पर टच कर देना, यहाँ से लेके इस पर कर लेना। ज़्यादा टाइम हो तो पूरा यहाँ से ऐसे स्केल से एकदम डिज़ाइन बना के करो। अब नेक्स्ट वाला डायग्राम, इसमें भी ये भी बहुत सिंपल है। एक सिंपल सी यहाँ लाइन खींच दी, एक यहाँ लाइन खींच के यहाँ बारे में लिख दो, एक यहाँ लाइन खींच दी उसके बारे में लिख दो, एक लाइन यहाँ खींच दी उसके बारे में लिख दो। ये बहुत ही आसान डायग्राम है, आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। इनके नाम लिख के आ जाना, इसमें भी लास्ट में टाइम बचे तो आराम से स्केल से लाइन खींच देना। ऐसे काफ़ी हैं डायग्राम। ये वाला भी मैंने डायग्राम बना रखे, 3 डायग्राम मैंने खासकर बनाए थे, ये तीनों ही डायग्राम बनाए हैं, ये वाला और इससे पहले के 2। ये डायग्राम भी काफ़ी आसान है, मैं ऐसे ऊपर लिख देता है हेडिंग, फिर उसके यूँ यूँ करके डिवाइड कर देता है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ऐसे ऐसे करके समझा देता। बहुत आसान डायग्राम है। ऐसे कई डायग्राम हैं आप जिनका यूज़ कर सकते हो आप एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। जिसका जितना क्रिएटिव दिमाग होता है ना, वो उसको इतना ही आकर्षित करता है। टॉप बच्चा कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों से टॉप करते हैं बच्चे। पहले तो सारी कॉपीज़ नॉर्मल जाएगी क्योंकि सेम सेम सा सबने लिख रखा है। अचानक से किसी बच्चों की कॉपी ऐसी आ जाए उसमें डायग्राम बने हुए हैं, वो सर का ध्यान ज़रूर खींचेगी। सर भी उसमें देखने में मजबूर हो जाएंगे कि इस बच्चे ने क्या बनाया। इससे वो सर को ही पता चल जाएगा इससे कि ये बच्चा है इस क्लास का टॉपर, जिसने इतनी मेहनत की। जो भीड़ में सबसे अलग दिखता है वही सक्सेसफुल बनता है। सो इसलिए आपको भी ऐसे भीड़ में सबकी तरह सेम नहीं चलना, आपको अपना दिमाग दिखाना है, आपको सबसे हट के बन के दिखाना है। सो आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। ऐसे कई डायग्राम है, ये पेड़ वाला मुझे बहुत अच्छा डायग्राम लगा। अगर शायद मैंने ये तब कभी देखा होता उस टाइम पे, अपने टाइम पे, तो ज़रूर मैं ये ट्री वाला डायग्राम ज़रूर बनाता, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं ट्री वाला ज़रूर बनाता। तो आप देख लो इनको, ऐसे कई डायग्राम है। ये डायग्राम काफ़ी काम आ सकता है। अगर शायद मेरा सोशलॉजी का पेपर होता तो मैं ज़रूर ये वाला डायग्राम बनाता कि इतनी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी 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 इतने % बंदे एजुकेटेड है, ऐसे करके केरला में इतने, राजस्थान में इतने, ऐसे ऐसे करके डायग्राम ज़रूर बनाता। और ये काफ़ी इफेक्ट डालता है, 100% मैं श्योर हूँ इस बात पर। क्योंकि बच्चे सब लिख के आते हैं नॉर्मली कि इतने इतने ये है, ये जो डायग्राम बनाता है ना उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरा तो हुआ नहीं, अगर होता तो मैं ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाता। ये डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन, जैसे किसी 2 चीज़ों में पूछ लिया कि इन दोनों में अंतर बताओ क्या है, तो एक साइड इसकी यहाँ लिख देना, एक साइड। लेकिन हाँ, एक और बात सुनो, ये नहीं कि इसी ने बस ऐसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन में तो आप बस ये डायग्राम बना के आ जाओ, उसमें लिखना भी है। मतलब डायग्राम में तो लिखना ही है, उसके बाद भी लिखना है। ये नहीं कि बस आपने डायग्राम बना दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 4 ये डायग्राम बना दिया तो आपको पूरे के 4 मिल गए। ये ऐसा नहीं है भाई, ये की पॉइंट्स लिखने के लिए होता है। ये की पॉइंट्स मैं ऐसे देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ।
देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये मेरे 4 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यंजन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पहले बताता हूँ 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ये फिर मैं उसके बाद इनको इसकी वो व्याख्या भी करूँगा, इनके बारे में पूरा बताऊँगा। ये थोड़ी कि मेरे इतने में ही कंप्लीट हो गया आंसर, इसके बारे में भी तो बताऊँगा कि इसकी क्या विशेषता होती है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, इन सब तीनों के बारे में और लिखूँगा, तब जाके वो पूरे 4 नंबर का कंप्लीट होगा। ये डायग्राम बनाने से कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान पे रखें। यंत्र वाले पे बस आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, ये नहीं कि आपका यही आंसर ख़त्म हो गया, यंत्र बता दी तो यहीं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। डायग्राम को थोड़े ध्यान में रखो, डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे करके आप खुद डायग्राम बना सको। किसी में 5 चीज़ होगी तो 5 चीज़ लगा दो। ये अलग अलग तरह के डायग्राम हैं, इनको आप देख लेना। ये सारे डायग्राम को देख लो, जहाँ आपका यूज़ हो सके उसको यूज़ करो। ज़्यादातर क्वेश्चन में तो डायग्राम यूज़ हो ही जाते हैं, मैंने तो काफ़ियों में कर रखे हैं। ये नहीं कि आपने बस 1-2 डायग्राम बना दिए तो काफ़ी है, थोड़ा ज़्यादा बनाने की कोशिश करना। जो हमारा 15 पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 8 पॉइंट बनाने ही होते हैं, बट किसी बच्चे से ना बन पाए तो वो क्या करेगा, तो उसको सिंपल से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट होगा उसका भूमिका, इंट्रोडक्शन, वो पहले इंट्रोडक्शन देगा उसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछ लिया है उसके बारे में वो इंट्रोडक्शन देगा 4-5 लाइनों में। फिर पूरा मेन उत्तर जो उसका मेन होगा, जो आंसर जो उसमें पूछ रखा है उसके बारे में बताएगा, मेन आंसर उसका बीच में आएगा। और थर्ड होगा निष्कर्ष, वो निष्कर्ष निकालेगा थर्ड में। सो इसको मैं आपको फ़ोटो में दिखा लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसा हमारा कोई 7th क्वेश्चन है उसमें पहले कुछ पूछ लिया, जैसे 7th कोई क्वेश्चन है उसमें हम पहले भूमिका लिखेंगे, यहाँ 3-4 लाइनों की भूमिका लिख दी, फिर स्पेस देंगे, स्पेस दे के यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिख के, और 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें पूरा अच्छे से लिखना। जैसे 8 नंबर के क्वेश्चन में आप भूमिका लिखोगे 4-5 लाइन की, और जो बीच का मेन आंसर है उसको आप कम से कम आप लिखोगे 14-15 लाइनों में। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कम से कम ये पूरा क्वेश्चन है जो ये पूरे 1.5 पन्ने में आपका कंप्लीट होना चाहिए। कैसे भी करके 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा 1.5 पन्ने में कंप्लीट हो, ये मान के चलना। तो इसमें आप लिख दोगे 5-6 लाइनें, इसमें आप लिख दोगे 15-20 लाइनें। और निष्कर्ष हमेशा छोटा ही रखना, निष्कर्ष को कभी बड़ा मत रखना, निष्कर्ष को 3-4 लाइनें में ही लिखना, बस काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे 16 पॉइंट। अगर किसी क्वेश्चन में 2 बातें पूछ रखी है, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2-2 कभी-कभी 3-3 बातें पूछ लेते हैं। जिस क्वेश्चन में कभी 2 बातें पूछ रखी है, जैसे कि इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है, दो सवाल हो गए ना ये, तो इन दोनों ही क्वेश्चन की आप हेडिंग अलग अलग बनाओगे। हमेशा ये बात याद रखना कि हेडिंग अलग अलग बनेगी। अगर एक में ही पूरा लपेटते चलोगे तो सर को भी ध्यान में नहीं पड़ेगा कि इसने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं नहीं दिए हैं, इसलिए आप 2 हेडिंग बनाओगे। जैसे परिभाषा लिखोगे ऊपर, परिभाषा लिख के फिर उसका पूरे बताओगे कि क्या परिभाषा है, और फिर विशेषता पूछिए, फिर विशेषता लिखोगे, स्टार बना देना, स्टार बना के परिभाषा, फिर लिख देना उसकी परिभाषा, फिर स्टार बना के विशेषता, फिर नीचे लिख देना विशेषता। ऐसे करना, 2 हेडिंग अलग अलग बनाना। इससे जल्दी से सर की नज़र जो चेकर होगा उनकी नज़र में आ जाएगा आराम से, और पता चल जाएगा कि इसने दोनों के बारे में लिखा है। और विशेषता में आप 4 पॉइंट लिखोगे, प्रकार में 4 पॉइंट लिखोगे, तब जाके वो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये हमारा 17 पॉइंट। इसमें ये बता रखा है कि हमें 5 सालों के प्रीवियस जो ईयर चले गए उनके 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। जैसे 21 है तो हमें 20, 19, 18, 16 ऐसे करके हमें पूरे 5 साल, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखने। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे होते 5-6 सालों से, और हमें पता नहीं होता और हम उसको भी पढ़े चले जाते हैं। वो चैप्टर हम पढ़ते जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। वो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते तब जाके पता चलता है कि इस चैप्टरों से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे। इसलिए आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपरों को देखो, कौन से चैप्टरों से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से कितने नंबर तक में पूछे जा रहे हैं। सारी चीज़ें देखो अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। कोई सी भी एग्ज़ाम दो, ये हर में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। 18 पॉइंट में हमें CBSE की साइट्स में नीचे दे रखी है, अभी उन पर मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा। जो टॉपर्स की आंसर शीट्स होती है वो मिलती है, उनको भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे।
कि कोई क्वेश्चन है उसका आंसर एक टॉपर ने कैसे दिया है, उस आंसर को कैसे लिखना है। अगर हम किसी क्वेश्चन के आंसर को ऐसे लिखें तो क्या ठीक है? आपको उनकी टॉपर की शीट्स में से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आंसर को लिखा जाता है, एक टॉपर कैसे लिखता है, उसको कैसे मिले 100 में से 100 नंबर, वो टॉपर शीट्स बता सकती है। और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा टॉपर की शीट देख के, क्योंकि हर टॉपर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक पैटर्न होता है, हर एक टॉपर अपना अलग तरीके से लिखता है। सो इसलिए टॉपर्स की शीट ज़रूर देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। 19 पॉइंट में आपको 3 साइड्स दे रखी है। जो फर्स्ट वाली साइड्स है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, गेस्ट पेपर मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल पेपर मिल जाते हैं। और जो सेकंड साइड है उसमें से आपको टॉपर शीट्स मिल जाती है। ये बात याद रखना कि आपको यहाँ पर टॉपर्स की शीट्स मिल जाती है, मार्किंग स्कीम मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन टॉपर्स की शीट मिलती है जो यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर टॉपर्स की शीट्स मिलती है, इसलिए आप इस साइड में ज़रूर जाएं और यहाँ से टॉपर्स की शीट्स ज़रूर देखें। और जो इस थर्ड साइट है इससे हम अपने सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग मटेरियल में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, उसमें काफ़ी सारे MCQs भी हैं। और जो सपोर्टिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है उसको भी ज़रूर पढ़ें। किसी स्कूलों में नहीं मिलती है तो आप इन साइट्सों में जाके डाउनलोड कर सकते हो, घर बैठ के पढ़ सकते हो इसको मोबाइल में डाउनलोड करके, और मोबाइल में हाईलाइट करके उनको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करो और उनको ही पढ़ो। जिनमें मिलती है उनके लिए तो सही है, वो अपना घर बैठ के बुक से ही पढ़ें। जिनमें नहीं मिलती है उनको यहाँ से साइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो PDF फॉर्म में होती है, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। ये हमारा 20 पॉइंट। हमें टीचर से हमेशा 10 कदम आगे चलना है। 10 कदम हम कैसे आगे चलें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई टीचर कल 6th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सर या मैम, जो भी पढ़ाने वाले, उसको आप घर से पहले ही पढ़ के चले जाओ। इससे पहली बात तो आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी। दूसरी बात इससे कि आपको पहले से ही पता होगा कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जो पहली बारी में से, क्योंकि एक बारी में कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती है, जिसके लिए 2-3 बारी पढ़ना पड़ता है तब जाके हमारे दिमाग में बैठती है। तो इसलिए आप पहले ही पढ़ के जाओगे तो सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको वो और अच्छे से याद रहेगी, याद तो अच्छे से रहेगी, समझ भी बहुत अच्छे से आएगी, इसलिए उसको पहले ही पढ़ लो। तीसरा इससे ये रहेगा कि आपका दिमाग उस बात को बिठाने लग जाएगा, कि जैसे हम किसी चीज़ को, एक चीज़ को हम बार बार बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है चीज़, इसलिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप उसको पहले से ही पढ़ के जाओ। और गर्मियों की छुट्टियाँ, समर वेकेशन जब भी आए, इस बार तो ऐसे आपका पूरा साल ही छुट्टियों में बीता है, आपने तो घर बैठे पढ़ा ही होगा। सो ये समर वेकेशन उनके लिए, जब अगले साल जब होंगे तो उनके वेकेशंस होंगे तो उनके लिए आइए। जब समर वेकेशंस होएं तो अपनी बुक्स को, जब समर वेकेशंस होती है तो अपनी सारी बुक्स को पढ़ के कंप्लीट कर दो, इससे आपकी 4-5 बारी रिवीजन हो जाएगी। ये 21 पॉइंट क्या बताता है? इसमें बताता है कि जो टॉपिक्स, देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको समर वेकेशंस में आप को बुक सारी पढ़ लो, तो आप सोचोगे अरे हम क्या पढ़ें, हमें तो यही नहीं पता कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका आपको जानने का पहले तो एक आप रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हो, उनमें काफ़ी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इस साल में 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें भी बता देते हैं। लेकिन आपको दूसरा एक और तरीका करना है, तो आप जाके साइट्स मैंने जो ऊपर दे रखी है उनमें जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको डाउनलोड करो और उनमें देखो कि कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी फालतू टॉपिक उठा के नहीं रखा है, वो पूछा जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। और जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उनमें देखने कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। फिर जब पढ़ोगे आप बुक, जैसे कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया, तो जो टॉपिक से पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक में से, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और उसको हाईलाइट करो, उसमें जो जो बातें आपको मेन लगे उनको हाईलाइट करो। हमारा 22 पॉइंट है, जब भी कोई आपको टीचर या कोई स्टूडेंट या आपका कोई दोस्त ही कुछ समझा रहा हो या बता रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनो। मतलब टॉपिक, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही, ये नहीं कि कुछ भी बात चल रही हो तो उनको भी, जो पढ़ाई से रिलेटेड है उससे कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है या कुछ बोल रहा हो, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। क्योंकि हमारा दिमाग है वो 3 तरीक़ों से किसी भी चीज़ को याद रखता है। एक तो देख के, दूसरा सुन के, तीसरा बोल के। इन 3 तरीक़ों से ही हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को याद रखता है।
अगर हम देख के किसी चीज़ को याद करेंगे तो हमारे दिमाग में और बैठेगा, सुनेंगे उस चीज़ को तो हमारे दिमाग में और बैठेगा, उसी चीज़ को हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में और बैठेगा। जितना हम तीनों का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे वो हमारे दिमाग में और गहराई से बैठता जाएगा। इसलिए हमेशा इन तीनों तरीक़ों का इस्तेमाल करके ही किसी चीज़ को याद करें। और इसी टाइम पे अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई बेस्ट फ्रेंड ही हो, वही क्यों ना बोले कि यार अरे छोड़ना, क्या सर की बात सुन रहा है यार, हम अपनी बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी बोले तो कोई जवाब नहीं देना है आपको चुपचाप बैठे रहना। उसकी जवाब को कुछ बोलना ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं देना, वो खुद ही चुप हो जाएगा। आपको कुछ रिप्लाई नहीं देना, आपको चुप रहना है। फिर जैसी क्लास ख़त्म होए फिर उसको बस एक बार ही, ये नहीं कि आप उसको हर बार यही बात समझाते हो, वो दोबारा ये हरकत करे तो उसको कभी नहीं समझाना। उसको बस एक बार फर्स्ट टाइम समझाना कि यार देख, मैं बस पढ़ाई के समय पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं अपने दोस्तों को सबको भूल जाता था। जब क्लास में जो मैम लेक्चर दे रही है, कुछ भी बोल रही है, कुछ समझा रही है, कुछ बता रही है, तो उनकी बात को मैं ध्यान सुनता था। ये नहीं कि पीछे जो बातें चल रही हैं उन पे कान लगा के सुन के रहूँ कि पीछे क्या चल रहा है और मैम क्या। ऐसे में दोनों को नहीं, बस एक ही की बात सुनता था और पीछे जो भी हो रहा है, कितना शोर क्यों ना मच रहा है, उनकी बातें एकदम इग्नोर, जो मैम बोल रही है बस वही सुनो। ये है हमारे 23 पॉइंट। इसमें क्या बता रखा है, जब किसी बच्चे को कुछ समझ ना आ रहा हो, पढ़ने का मन ना कर रहा हो, या उसके लिए कोई नया सब्जेक्ट हो, तो बस उसको ये करना है कि अपने दिमाग से ये बोलना है उसको कि मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे टॉप करना है, मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। अब इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है ब्रेन पे, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपने ब्रेन को ये बोलते रहे कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उसमें एक ऐसी हैबिट बन जाएगी, उसकी एक आदत हो जाएगी ऐसी कि वो भी उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। ब्रेन भी कहेगा कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो भी पढ़ने लग जाएगा। कभी भी नेगेटिव चीज़ों की थॉट मत आने दो कभी भी कि ऐसे अरे यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा, मन नहीं कर रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कभी मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आई थिंक समझ आया ही होगा सबको ही। अब ये मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक या हेल्प बुक कह लो, जो कह लो, आपको मैं बता देता हूँ। जो हेल्प बुक्स पढ़ी मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको, आई थिंक आपके काम आए। मैंने हिस्ट्री के लिए एमबीडी पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं, पहले से ही थे, अब तो और ज़्यादा आएंगे। पहले मतलब काफ़ी सालों से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। एमबीडी काफ़ी अच्छी है हिस्ट्री के लिए। सोशलॉजी के लिए भी एमबीडी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी काफ़ी मेरे को हेल्प करी एमबीडी ने। और जो हिंदी के लिए मैंने जेपीएच यूज़ की थी, तो जेपीएच नफ है। पेंटिंग के लिए 4 मार्क्स काफ़ी सही है। और जो फिज़िकल एजुकेशन की है, इसमें सरस्वती नाम की एक बुक आती है, वो काफ़ी सही है। ये बुक्स तो रेफरेंस बुक हो गई, ये बुक्स तो होती है। और एक आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है। तो पहले तो एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के कंप्लीट करो, उसको एकदम ढंग से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी के ही अंदर के हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। कोई एमसीक्यूज़ क्वेश्चन अलग से नहीं बन के आते। जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है छोटा सा, उसमें से ही निकाल के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो और फिर ये रेफरेंस बुक को पढ़ो। और फिर आपकी 3 बुक हो जाएंगी ऐसे आपकी, एक तो एनसीईआरटी हो गई, एक रेफरेंस बुक हो गई, फिर आती है सपोर्टिंग मटीरियल। इन तीनों बुक्स को पढ़ लो। अब ये है आपका 25 पॉइंट, जिसमें कुछ चैनल उनके नाम बता रखे हैं। इनसे भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली थी, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद ही अपने पढ़ने पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि इन पे इतने कुछ ढंग से हो नहीं पाता। लेकिन हमेशा खुद भी पढ़ो, ये नहीं कि इनके पढ़ाई पे ही चलो, खुद पढ़ना सबसे ज़रूरी है। इनने जो पढ़ा दिया वो इनफ नहीं है, खुद पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3-4 इनके चैनल्स के नाम है। एक लव्य स्टडी पॉइंट में से मैंने बस 4 सब्जेक्ट पढ़े थे, यहाँ 3 ही लिखे हैं, क्योंकि जो चौथा है सोशलॉजी मेरे हिसाब से सही नहीं पढ़ाया, बाकी हो सकता है और बच्चों को समझ आता हो, इसलिए सोशलॉजी का मैंने नाम यहाँ रखा नहीं है। सो ये फिज़िकल एजुकेशन सही पढ़ाते हैं, वो हिंदी थोड़ी ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, हिस्ट्री भी सही पढ़ाते हैं। और बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो आप इनके चैनल देख सकते हो। नेक्स्ट चैनल पे चलते हैं। अल्पना वर्मा मैम, मैंने इनसे पढ़ा है, सारी एक एक वर्ड मुझे समझ आता था, बहुत अच्छा पढ़ाया इन्हें हिंदी। सुन के लिए मैं कहूँगा कि हाँ ये अच्छा पढ़ाती है। और ये जो थर्ड है चैनल, ये है ई वे स्टडी।
इनसे मैंने पेंटिंग बहुत ही, वैसे पेंटिंग इनसे भी नहीं पढ़ी, बाकी इन दो से मैंने इतना पढ़ा नहीं है। अल्पना मैम से तो फिर भी पढ़ा है मैंने, लेकिन इन दो चैनल से पढ़ा नहीं, क्योंकि इनमें मैं खुद ही, मेरे को इंटरेस्ट था इनको पढ़ने में। हिंदी में थोड़ा मतलब सब आलस ही कर जाते हैं कि अरे हिंदी है ये वो। इन बाकी सब्जेक्टों में मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने इन पे खुद ही पढ़ने पे ज़्यादा फोर्स किया, क्योंकि मुझे खुद पढ़ने ज़्यादा अच्छा लगता था। सो ये जो ई वे स्टडी है, ये पेंटिंग पढ़ाती हैं मैम। जो बुक्स नहीं लेते बच्चे, ये तो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था, तो मैंने भी बुक्स ली नहीं थी तब, तो मैं इनकी थोड़ी बहुत वीडियो देख लिया करता था कभी कभार समझने के लिए। और एंड के टाइम पे मैंने शायद कितने, मतलब 1 महीना होगा शायद, 1 महीना या पता नहीं, ऐसी 15-20 दिन में मैं पेंटिंग की बुक ली थी, तो फिर वो मैंने खुद ही पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो इतने पेंटिंग लिए इतनी ज़रूरी तो है नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है चलो, क्योंकि पेंटिंग खुद भी पढ़ के हो जाती है। सो आई होप आपको सब समझ में आया हो। आप इन सब चीज़ों को अपनाएं अपने एग्ज़ाम टाइम पे, जब एग्ज़ाम देने जाओ तो इन सब चीज़ों को याद रखें, इन पॉइंटों को याद रखें और अपना बेस्ट दें। सो यहाँ होती है वीडियो ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like, share, comment and follow.